हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैंने आपको बताया था ये पहली क्लास है और एक ये डेमो की तरह है। अगर आपको पसंद आती है ऐसी क्लासेस और अगर ज़्यादा लोगों को बोले तो ही मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज देखो, आपके लिए किया जा रहा है। अगर आप ही नहीं पढ़ोगे, आप ही इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो मेरा कोई मतलब नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करने का। ठीक है, तो देखो आज मैं आपको मार्च 2022 की करंट पढ़ाने वाली हूँ। और मार्च 2022 के अंदर जो चर्चित व्यक्ति रहे, मतलब जिनको या तो कोई पुरस्कार मिला है या फिर जिन्होंने खेल के अंदर कोई पदक जीते हैं या फिर राजस्थान में किसी न किसी वजह से वो चर्चा में रहे हैं और चर्चित व्यक्तियों से सवाल आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और देखो इस बुक से सवाल एज इट इज़ उठ के आते हैं। आपको मैं साथ के साथ एक्सप्लेन भी करूँगी, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है। तो आपको अगर ज़्यादा हेल्पफुल होगी, चलो एक बार मैम की 10 मिनट की वीडियो, क्योंकि 10 मिनट देखो कोई ज़्यादा नहीं होते। 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद में अगर आप सोचो कि अब एक बार खुद से पीडीएफ पढ़ लेता हूँ, क्योंकि देखो नोट तो करनी नहीं पड़ेगी चीज़ें, बट आप लोग बोलोगे तो ही मैं कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज मैं एक दो बच्चे को बोलने के बाद सच में कंटिन्यू नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में। पहले देखो मैंने खुद ने देखा है, उसके बाद में मैंने देखो आपके लिए अंडरलाइन की है, उसके बाद में अब एक्सप्लेन करने की बारी है। तो आप कुछ समझ सकते हो, इंटरेस्ट दिखाओगे तो ही काम होगा आगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में प्रदेश में नए जिलों के गठन और उनके आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बात ऐसी है कि मार्च 2022 के अंदर क्या हुआ था, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में जो नए जिले बनने वाले हैं उनके गठन की बात की है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे राजस्थान के, श्री अशोक गहलोत, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो प्रदेश में अब नए जितने भी डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, मतलब नए जिलों के गठन के लिए, और ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से कोई भी जिला किसी भी जगह को जिला घोषित कर दिया, ऐसा नहीं होता। इनकी आवश्यकता का आकलन करने के बाद में ये डिसाइड करेंगे कि इसको मंजूरी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कि ये डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो इन्होंने एक कमेटी गठित की है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और उस कमेटी के जो अध्यक्ष है वो है राम लुभाया। ये जो है आईएएस थे, जो अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मतलब इनका आई थिंक क्या बोलते हैं 60 ईयर के बाद में, देखो माइंड से वर्ड ही स्लिप हो गया। अब कोई ज़रूरी है मुझे इंग्लिश के वर्ड याद आए, सीरियसली याद नहीं आ रहा। सेवानिवृत्ति को कुछ तो बोलते हैं, होता है ना। देखो अब इस मेरी माइंड से ये सवाल गायब हुआ है ना, जो मेरे को आपको बताना था कि सेवानिवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि हर कोई इसका इंग्लिश वर्ड ही यूज़ में लेता है। बात वो है कि जब 60 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपको पता है ना, गवर्नमेंट जॉब से आपको छुटकारा मिल जाता है, तो वही सेवानिवृत्ति है ये। बट अभी जैसे ये चीज़ें अपन इतना यूज़ लेते हैं डेली में, फिर भी माइंड से स्लिप हो गया, राइट। तो आप खुद सोचो एग्ज़ाम टाइम पे तो कितना प्रेशर रहता है, पर कोई बात नहीं, आप समझ जाओ। ठीक है, तो बात ऐसी है कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्च 2022 में प्रदेश में नए जिलों के गठन और उनके आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया है, तो राम लुभाया को बनाया है। ये पहले आईएएस रह चुके हैं। और अब एक और चीज़ ध्यान रखना, ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो नए जिलों के गठन के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष राम लुभाया को कब बनाया गया। तो ध्यान रखना, ये मार्च की न्यूज़ है, मार्च 2022 में, मतलब आपको सवाल घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री राम लुभाया को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है। ये मैंने आपको बता दिया है, अशोक गहलोत जी ने। इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट बात इसमें तो इतनी सी है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि 6 मार्च 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी न्यायाधीश कौन बने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा देना। ठीक है, तो 6 मार्च 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने जस्टिस नरेंद्र मोहन श्रीवास्तव। और ध्यान रखना, जस्टिस नरेंद्र मोहन श्रीवास्तव कब बने हैं ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना 6 मार्च 2022 को। और ये किन की जगह पे बने हैं, तो ध्यान रखना इनसे पहले थे न्यायाधीश A.K. कुरैशी। तो A.K. कुरैशी जो थे वो सेवानिवृत्त होने की वजह से, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो सेवानिवृत्त होने के बाद में जो वरिष्ठतम, आपको भी पता है सीनियरिटी देखी जाती है, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो थे N.M. श्रीवास्तव, इनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया था, है ना।
तो देखो पहला सवाल तो यही हो गया कि 6 मार्च 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ध्यान रखना जस्टिस नरेंद्र मोहन श्रीवास्तव। और ऐसे भी पूछा जा सकता है राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस नरेंद्र मोहन श्रीवास्तव कब बने। तो ध्यान रखना 6 मार्च 2022 की बात है ये भी पूछा जा सकता है ये किसके स्थान पर बने। तो ध्यान रखना AK कुरैशी के स्थान पर बने थे, क्योंकि जस्टिस नरेंद्र मोहन श्रीवास्तव तो हाल में है ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बट इनसे पहले जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे AK कुरैशी, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं ना। अच्छा याद आ गया रिटायरमेंट। देखो मतलब है ना सेवानिवृत्त को इंग्लिश में यही बोलते हैं। कितनी देर से मशक्कत होने के बाद में अब याद आया। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में, आप लोग कभी कोई सवाल करो तब याद नहीं आएगा और एग्जाम हॉल से बाहर आते ही याद आएगा, ओ तेरी उसमें तो ये मार्क्स थे, राइट। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार मार्च 2022 में की गई बोर्ड आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति में किन राजनेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। तो देखो अभी राजस्थान के अंदर मार्च 2022 के अंदर बोर्ड मतलब बोर्ड आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। मतलब इन्होंने क्या किया, जो राजनेता थे कुछ राजनेताओं को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो कौन कौन से ऐसे राजनेता थे जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। तो ध्यान रखना चंद्रभान जी को, ब्रजकिशोर शर्मा को, रामेश्वर डूडी को, ये 3 नाम ऐसे हैं। तो ये सवाल ऐसे बहुत अच्छा बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन है जिसको मतलब जिस राजनेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया। तो ध्यान रखना हो सकता है ऑप्शन ए दे दे आपको चंद्रभान, ऑप्शन बी दे दे ब्रजकिशोर शर्मा, ऑप्शन सी रामेश्वर डूडी और ऑप्शन डी कुछ और दे दे। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि जो चंद्रभान है, ब्रजकिशोर शर्मा है, रामेश्वर डूडी है, इनको तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा है। बट इनके अलावा जो भी नाम होगा ऑब्वियस है वही आंसर करेक्ट होगा। और जो नहीं वाले सवाल होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन एक ही होता है, तो राइट होने के चांस कम होते हैं और रॉन्ग होने के चांस मतलब ज़्यादा होते हैं। तो इजी सवाल बनाते हैं तो वो पूछते हैं निम्नलिखित में से सही कौन सा, और जब टफ बनाना होता है तो वो पूछता है सही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये जो मतलब चंद्रभान जी, ब्रजकिशोर शर्मा, रामेश्वर डूडी, तो ये ना देखो इन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष चंद्रभान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष थे, ठीक है। अब देखो 20 सूत्र, ये चंद्रभान कौन थे, पहली बात ये तो 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष थे चंद्रभान, जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, पहली चीज। दूसरा ये कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष थे ब्रजकिशोर शर्मा, इनको भी कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। और तीसरे थे स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप लोग सच में एक पेपर पे इन चीज़ों को लिख सको तो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने इस बुक में से भी आपका काम आसान कर दिया, अंडरलाइन लगा के, इंपॉर्टेंट लगा के। इनसे सवाल बाहर नहीं जाएगा, कन्फर्म है ये चीज़। तो देखो इसके अलावा अन्य बोर्ड एवं निगमों के जो अध्यक्ष थे उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया। तो आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो चंद्रभान जी हैं, ब्रजकिशोर शर्मा, रामेश्वर डूडी, इनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। और ये कहाँ से बिलोंग करते रहे थे, तो ध्यान रखना जो चंद्रभान हैं वो 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष थे। खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, ब्रजकिशोर शर्मा। और स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, रामेश्वर डूडी, ठीक है। इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है। अब ध्यान रखना एक और चीज़ कि राज्य मंत्री बनाए गए सभी बोर्ड अध्यक्षों को 45,000 वेतन मिलेगा और 34,000 सरकारी भत्ता मिलेगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो बस बता रही हूँ, क्योंकि देखो ऐसा लगता है ना कि यार मंत्रियों को तो खूब पैसे मिलते होंगे, मिलते तो इतने ही हैं, 45,000 वेतन और 34,000 सरकारी। पर आपको पता है ना पॉलिटिक्स, वाहन व अन्य सुविधाएं भी मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर प्रदेश के किस शिक्षाविद को प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 5 स्टार 10 स्टार जो लगाना है लगा लेना। तो देखो इसके अंदर इन्होंने बोला है, पहली बात तो यही ध्यान होना चाहिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी है ना। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर मतलब विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य पे क्या हुआ था, एक अवार्ड मतलब एक अवार्ड प्रोग्राम था। कौन सा अवार्ड प्रोग्राम था, विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड। तो इसके अंदर कौन से वो शिक्षाविद थे जिनको अवार्ड मिला है, तो ध्यान रखना डॉक्टर GS मैनारिया को, डॉक्टर GS मैनारिया लिख लेना कहीं पे भी इन इम्पॉर्टेंट सवालों को, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अदरवाइज ऐसे वीडियो देख के चले जाओगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है।
तो देखो, विज्ञान दिवस पर रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की ओर से राज्य के फिजिक्स कम्युनिकेटर डॉक्टर GS मीनारिया को विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और इनको ये अवार्ड मिला क्यों, आपको और हमको क्यों नहीं मिला, राइट? तो इन्होंने क्या किया था कि जो इनोवेटिव मेथडोलॉजी इन फिजिक्स के जरिए, जो भौतिक विज्ञान है जिससे आप डरते हो फिजिक्स से, उसके शिक्षा के नवाचार में उनके प्रभावी प्रयासों, योगदान और उपलब्धियों के लिए ये सम्मान मिला। सीधी सी बात है, इन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने इनोवेटिव मेथडोलॉजी इन फिजिक्स भी प्रतिपादित किया, राइट? इस वजह से, इतना अच्छा काम करने की वजह से इनको ये सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान मिला है इनको मिला था विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये कौन, मतलब किस फाउंडेशन का ये, मतलब ये प्रोग्राम था, तो ध्यान रखना, रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की ओर से मिला था इनको, ठीक है। एक बार क्लियर कर देती हूँ पिक्चर्स ताकि आप लोग देख पाओ, है ना। अब दूसरी बात ये कि इंडियन साइंस टेक्नो फेस्टिवल ISTF 2022 के प्रथम चरणों, मतलब ये प्रोग्राम का नाम है इंडियन साइंस टेक्नो फेस्टिवल ISTF 2022, है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्क्रीनिंग, जैसे आप देखते हो एग्जाम में कभी स्क्रीनिंग एग्जाम होता है ना, मतलब ओनली कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं, किसके लिए, साक्षात्कार के लिए, है ना। उसके बाद साक्षात्कार के बाद स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक किसको मिलेगा, ये डिसाइड किया जाता है। तो देखो, इंडियन साइंस टेक्नो फेस्टिवल ISTF 2022 के लिए भी इन्होंने इनका स्क्रीनिंग हुआ था, साक्षात्कार भी किया था। उसके बाद में ये अंतिम 11 के अंदर आए थे मेनारिया ने, मतलब मेनारिया जी जो थे, डॉक्टर GS मेनारिया, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इनको रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की ओर से तो ये अवार्ड मिला ही था, कौन सा, विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड। बट इसके अलावा इनको जो इंडियन साइंस टेक्नो फेस्टिवल ISTF 2022 था, उसके अंदर भी इनका 11 नंबर आया, ठीक है। 11वें नंबर, मतलब 11 के अंदर सेलेक्ट हुए थे। मतलब जैसे होता है ना कि कट ऑफ बनने के बाद में जो कट ऑफ क्लियर करेंगे, ऑब्वियस है उन्हीं को जॉब मिलेगी, तो सेलेक्टेड लोग होते हैं ना, तो इस तरह से 11 लोग सेलेक्ट किए थे। उनमें से एक नाम था डॉक्टर GS मेनारिया का, है ना। तो आज एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कौन कौन से सवाल हमने देखे हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको सिर्फ 4 या 5 सवाल करवाए हैं, बट उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी बात बता दी। तो देखो, पहला सवाल था अपना कि मार्च 2022 में प्रदेश में नए जिलों के गठन और उनकी आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ध्यान रखना, रामलू भाया को बनाया है। 6 मार्च 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो जस्टिस नरेंद्र मोहन श्रीवास्तव कब बने, 6 मार्च 2022 को। किसके स्थान पर बने, तो AK कुरैशी के स्थान पर। राज्य सरकार मार्च 2022 में की गई बोर्ड आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्तियों में किन राजनेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, ध्यान रखना, चंद्रभान को, ब्रजकिशोर शर्मा, रामेश्वर डूडी जी को। और ये कहाँ से थे, तो देखो, जो चंद्रभान थे वो 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष थे, है ना। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष थे ब्रजकिशोर शर्मा, और स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष थे रामेश्वर डूडी। इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर, है ना, रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जहां पर एक शिक्षाविद थे डॉक्टर GS मेनारिया को विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और GS मेनारिया का नाम इंडियन साइंस टेक्नो फेस्टिवल ISTF 2022 के 22 में जब अंतिम 11 लोग सेलेक्ट हुए थे, उनके अंदर भी मेनारिया ने स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आई होप आपको ये, मैंने देखो इसमें बहुत मेहनत की, मैंने बहुत सोचा था कि किस तरह से आपको ये इजी वे में समझाया जा सके, इससे ज़्यादा इजी मैं नहीं पढ़ा सकती। अगर आपको समझ में आई हो और आप लोग बोलोगे कि मैम नेक्स्ट क्लास भी डाल दो, तो देखो, जो चर्चित व्यक्ति हैं मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, बट मुझे नहीं पता आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो मैंने कहा ना, मतलब ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे तो मैं आपको करवा दूंगी। तो देखो, इतने ही से सवाल में चर्चित व्यक्ति है, मोस्टली 1 या 2 वीडियो और आएगी इस टॉपिक पे, उसके बाद में चर्चित स्थान देखेंगे जो मार्च में रहे हैं। तो आप बोलोगे तो ही मैं कंटिन्यू करवाऊंगी, अदरवाइज देखो, अकेले
मैं अपने लिए नहीं कर रही ये सब, ठीक है। मैंने अपने लिए सिर्फ चैनल खोला है, पर चैनल पे वही चीज़ें अपलोड होंगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो। मैं नहीं चाहती कि मैं अकेले मेहनत करूँ और आपका रेस्पॉन्स भी नहीं आए, मैं भी फिर निराश ही होती हूँ और आपकी भी कोई हेल्प नहीं हो तो क्या मतलब। वो तो मुझे लगा कि करंट के लिए कुछ करना चाहिए, सिर्फ इसलिए मैंने सोचा। बाकी आप लोग मुझे बता देना अगर ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है। आप लोग देखोगे तो अगर मुश्किल से 10-20, यार इतने स्टूडेंट जुड़ चुके हैं अब तो इस चैनल पे, क्या 10-20 लोग भी सीरियस नहीं है करंट को लेके या पढ़ाई को लेके। लिटरली बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम प्लेलिस्ट बना दो, हमारा कोर्स हो जाएगा तब देखेंगे। एक बात ध्यान रखना, अभी फिर भी आप 30 मिनट या 40 मिनट निकाल के, 40 क्या 30 तो ज़्यादा बोलूँ, 10-20 मिनट निकाल के इन सब चीज़ों को साथ के साथ देख सकते हो, लिख सकते हो। बट एक टाइम के बाद में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। जैसे जैसे पेपर पास आएगा, टेंशन के मारे वैसे भी हालत ख़राब हो जाएगी। उस टाइम आप सोचोगे कि यूट्यूब पे जाना भी टाइम वेस्ट है, ठीक है, ये बात फैक्ट है। और उस टाइम मैं ये कह भी नहीं रही कि आपको आना चाहिए। उस टाइम सिर्फ ये है कि पेपर कब है, कोई पेपर से रिलेटेड गाइडेंस दे रहा है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, क्या करें, कुछ ढंग का बता रहा है तो देखा 10 मिनट और फिर फ्री। अभी आप अभी कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने तो है ना, तो अगर आप लोग मुश्किल से 10 मिनट निकाल के डेली करंट भी देखोगे ना, आराम से अच्छे से हो जाएगा ओनली। और मैंने आपको बोल दिया, मैं आपको सिर्फ मार्च की, फेब की, और अगर ये मार्च और फेब हो जाएगा तो 1 जनवरी बस। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं करवाने वाली, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी करवाना वो सही है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है ना। टाइम की बहुत शॉर्टेज है आपके पास भी और मेरे पास भी, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसी वजह से मैंने ये वाला मतलब सीक्वेंस फॉलो किया है कि पहले आपको मार्च, उसके बाद में फेब, उसके बाद में जैन, अदरवाइज रहने दो। आगे आगे नहीं जाना हमको इससे, क्योंकि मुश्किल से 10 सवाल आएंगे करंट के, और अगर 10 सवाल में से भी आपके 5-6 सही हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है ये, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना ही है। और देखो साइकोलॉजी की भी मैंने एक क्लास अपलोड की थी, पर उस पर भी मैंने आपको यही बोला था, जिस दिन उस वीडियो के नीचे, उस वीडियो पे कमेंट आ जाएंगे कम से कम 10 लोगों के कि मैम ऐसी और MCQs करवा दो, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं है। मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, MCQs से थे उसमें। क्योंकि आपको भी पता है साइकोलॉजी आज से पहले लेवल असिस्टेंट में नहीं आई है, बट रीड में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में आई है। तो जो कॉमन टॉपिक है जो हर जगह पूछे जाते हैं, मैंने वहाँ से शुरू किया था। और आई थिंक वो MCQs भी कर लोगे ना आप अगर सीरियसली, थोड़ी ईमानदारी से, तो आपके 10 में से 5-6 सवाल कहीं नहीं जाने वाले। बट अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो मेरे से इतनी मेहनत नहीं होगी, सीरियसली नहीं होगी, उसके लिए सॉरी। बट या अगर आप लोग बोलोगे तो करंट की क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय बाय।